Chancellor Scholz. Friends, Guten Tag, नमस्कार। सबसे पहले मेरे और मेरे प्रतिनिधि मंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं चांसलर शोल्ज का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष की मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी में हो रही है। इस वर्ष के शुरुआत में किसी विदेशी लीडर के साथ मेरी पहली टेलीफोन वार्ता भी मेरे मित्र चांसलर शोल्ज के साथ हुई थी। चांसलर शोल्ज के लिए भी आज की भारत जर्मनी आईजीसी इस वर्ष की किसी भी देश के साथ पहली आईजीसी है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी। तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छठी आईजीसी में से भारत जर्मनी भागीदारी को एक नई दिशा मिली है। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि आज किए गए निर्णयों का हमारे क्षेत्र और विश्व के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज हम इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर शोल्ज को धन्यवाद देता हूं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को
देखते हुए हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए में यह बहुत उपयोगी रहेगा। भारत और जर्मनी दोनों को ही अन्य देशों में डेवलपमेंट कोऑपरेशन का लंबा अनुभव है। आज हमने अपने अनुभवों को जोड़कर त्रिपक्षीय कोऑपरेशन के जरिए तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। हमारे यह सहयोग विकासशील विश्व के लिए पारदर्शी और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं का विकल्प प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के कुशल कामगारों और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Lieber Herr Premierminister Modi, nach unserem herzlichen Gespräch und dem gemeinsamen Austausch im that I extend a very warm and cordial welcome to you to Berlin. I am delighted that the first intergovernmental consultations of this government take place with the Indian government. For me, that is a sign of the special quality of our relationship. No less pleased am I at the fact that your first trip abroad after a longer period without travel brings you to Germany. And hopefully we will be having you as our guest back soon. I invited you as our guest to the G7 summit end of June to Elmau, and we look forward to welcoming you back to Germany. We are ready to continuing and deepening the close cooperation with India on global issues, and also to expand it, because that is what is important. During our 6th Indo-German intergovernmental consultations, we also focused on global issues, and these consultations help us deepen our relationship. India is a central partner for Germany in Asia in economic terms, security policy terms, and climate political terms. More than 1,800 German companies have recognized India's potential. They are active in India and have helped create hundreds of thousands of jobs. Our companies are well aware of the locational advantages of India, a big market, high potential for growth, and an impressionability to innovate. The higher education and science sector, too, is a good indicator for the ever-closer integration of both our countries. More than 7,000 Indian students are studying at German universities and higher education institutions. They are very welcome. Above and beyond studies in Germany. Our consultations, as everyone is aware, are taking place in a dramatic global situation. Through its attack on Ukraine, Russia has violated fundamental principles of international law. The war and the brutal attacks against and on the civilian population of Ukraine show how unrestrained Russia has been in violating the fundamental principles of the UN Charter. Thus, I repeat my appeal to Vladimir Putin: end this war, end this senseless killing, withdraw your troops from Ukraine. The importance of a rule-based order is illustrated to us
to us and impressed upon us by this war. We agree on the fact that borders should not be changed through the use of violence, and that the inviolability of borders and the sovereignty of nations has to be universally accepted. We talked about this in greater detail, the Prime Minister and I. What needs to be done now is to ensure that we achieve a better future together, not by waging wars against each other, but by pursuing economic growth and development together. What is clear is that the Indo-Pacific belongs to the most dynamic global regions, and at the same time it is confronted with a number of conflicts and challenges. Thus Germany is going to maintain and further intensify, where possible, its varied commitment on the ground. India is amongst the very important partners of ours here. The world can only develop well if we are clear as to the fact that future relations in the world will be characterized and marked by many countries, not by a few powerful countries and nations, but by many important countries. The rise of many countries is what has become important. India numbers amongst those countries that are of greatest importance with regard to this perspective, not only because it is the country with the biggest population, but also because of the part it plays and the share it has in the global economy, which goes to say that we need to develop this global cooperation in such a way that it is not only characterized and marked by many, but also expresses a multilateral approach. And that is a very important point for us in Germany. This means that we make sure that what links some of us, democracy that is, a constitutional state, the rule of law, is something where we recognize one another. And I'm not referring to a few countries, but I speak globally here. This makes cooperation so important. Thus, I'm pleased that I have partners like Indonesia and India, and also on the African continent's countries that pursue the same approach. We have to realize that democracy is an interest of mankind, and this is something that links us and towards which we bear a responsibility. Now, when we look to the importance that India is going to have in the future economically, but also as regards population growth, it is obvious and clear that India plays a key role when it comes to global climate change and tackling the consequences. The cooperation that we are engaging in this area is broad, and I look forward and I'm pleased that we've been able to sign a number of joint declarations of intent, like the one that we have signed just a minute ago. This is about climate protection, which is ever so important. Look to the impact that the present heat wave in India has had on its population. That is an indication of the fact that climate change is having an impact and that we have to do what we can to stop it. It is a topic where we, again, need to cooperate closely. We need to coordinate on this and many other issues. And this is the purpose of our intergovernmental consultations. When it comes to implementing the projects and measures of this partnership of ours, we will make available funds in the future, all of them together equal 10 billion euros. Thus, it is good that the ministers have agreed on a number of cooperation agreements here. They've agreed on cooperating in areas such as agricultural ecology, development cooperation, forest restoration, but also on activities in the field of renewable energies, and the solar partnership between India and Germany has played a prominent part, as has our cooperation on green hydrogen. I'm especially delighted, Prime Minister, that your initiative to enhance our cooperation on green hydrogen has borne fruit today by us taking a major step with regard to setting up a task force on green hydrogen. Another success of our bilateral exchanges today is the agreement on a migration and mobility partnership, which allows us to benefit from the enormous potential of migration and skilled labour to both our countries' interest and benefit. This goes to show that our relationship is not only broad and intensive, but it is also based on a deep sense of trust. Prime Minister, thank you very much for having come to Berlin today. Thank you for your personal commitment, which has made it possible for us to have a successful exchange of views today. And I look forward already now to the next intergovernmental consultation in 2 years' time in New Delhi.